अभी ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए 14 रुपए पर यूनिट ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या? अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं। मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा? जब आप काम करते हैं तो आपका काम खुद बोलता है। आपको मीडिया पे आके ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ये काम खुद बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। दिलचस्प बात यह है कि जहां पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहरान तो अगर हम कहते हैं कि अब ख़त्म हो गया, लेकिन बिजली के बिलों का बहरान अब तक मौजूद है। आवाम परेशान है कि बढ़ते हुए बिजली के नर्ख अब काबिल बर्दाश्त नहीं रहे। वहाँ पंजाब हुकूमत ये फैसला करती है कि हम रिलीफ देंगे लोगों को, और जिस तरीके से रिलीफ देने का फैसला किया गया वो कुछ देर पहले इस मोन्टाज के अंदर आपने देखा कि 2 महीने के लिए जो 14 रुपए का रिलीफ है वो पर यूनिट 0 से लेकर 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए कहा गया। फिर बताया गया कि 201 से लेकर 500 यूनिट तक के सार्फिन को इसका फ़ायदा होगा, पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को इसका फ़ायदा होगा। जाहिर बात है पंजाब हुकूमत ने जब फैसला लिया उसके ऊपर कुछ लोगों ने तारीफ़ की, जबकि बाकी शहरों के अंदर बाकी हुकूमतों ने कहा कि ये तो एक लॉलीपॉप है, ये तो सियासी शोबदाबाजी है, इससे आवाम को क्या रिलीफ मिल सकता है। ये एतराज़ किया गया जिसका जिक्र सईद गनी साहब भी फरमा रहे थे कि 2 महीने के बाद आप बताइए क्या होगा। 2 महीने के बाद पंजाब की वज़ीर आला ये कहती हैं कि हमारा सोलर पैनल्स का प्रोग्राम रेडी है, 2 महीने के बाद हम उसके ज़रिए एक बहुत मैसिव स्केल पर लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये रिलीफ से बात शुरू हुई थी, लेकिन अब ये बात लड़ाई तक चली गई है, यानी एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं। आज जो बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस बात के जवाब में कही जो कि जनाब मुराद अली शाह साहब ने कुछ दिन पहले कही, उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ाना किस्म के ऐलानात हो जाते हैं जिसके जवाब में हम सोचते हैं कि हम क्या कहें। जबकि मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि आवाम को अगर 2 महीने का रिलीफ भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। वो कहती हैं कि प्रोटोकॉल के ऊपर पैसे खर्च करना और बहुत से लल्ले तललों में पैसे खर्च करना, करप्शन का पैसा खाना, क्या उससे आवाम को रिलीफ मिलता है? सो ये सियासी बयानबाजी से मामला अब आगे चला गया है। दिलचस्प बात यह है कि वफाक के अंदर यही 2 जमातें इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी इस तरह कि वफाक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। अलबत्ता ये वो इत्तेहादी है जो कि दरवाजे पर खड़ा हुआ है, जो इत्तेहाद के अंदर मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं है क्योंकि वो वजारतें नहीं ली हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लेकिन जो फॉल्ट लाइन्स हैं इन जमातों के दरमियान वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। इस रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब ने अपने तरक्याती फ़ंड में से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। इसमें वफाक का कोई हिस्सा नहीं है। बाकी सूबे भी आगे आएँ और अपने अवाम को रिलीफ दें। अब अगर वज़ीर आज़म की बात देखी जाए तो उसमें भी वज़न नज़र आता है कि ठीक है, अगर कोई सूबा दे रहा है और सूबों का अपना बजट भी है, डेवलपमेंट के अखराजात भी हैं, अगर उसके अंदर कोई रिलीफ मिल सकता है तो देना चाहिए। लेकिन ये मामला यहाँ रुक नहीं रहा और इसको एक गिमिक के तौर पर एट्रीब्यूट किया जा रहा है, गिमिक से कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में किया है ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो कि पाकिस्तान के अंदर या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम को दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा जो कि मेंबर ऑफ असेंबली हैं और इस वक्त एक अहम पोजीशन पर भी हैं। इनको डेजिग्नेट किया गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। प्राइस कंट्रोल का एक बड़ा अहम मामला है जिसको ये देख रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमा, आप हमें हमारा साथ दे रही हैं। और हमारे साथ जनाब कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मंदोखेल साहब, मैं ज़रा सबसे पहले आपसे आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा, देखिए
पीपल्स पार्टी की भी रिपीटेड हुकूमत है, बड़ा लंबा टेन्योर है पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर, और अवामी हुकूमत का नाम दिया जाता है, बहुत अच्छे मंसूबे भी होते हैं। लेकिन अगर एक सूबे के अंदर सूबे के हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अवाम को ये रिलीफ मिले और अपने तरक्याती फंड को कॉम्प्रोमाइज़ करके दे, तो ये काम सिंध हुकूमत भी कर सकती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कर सकती है, बलूचिस्तान हुकूमत भी कर सकती है। एतराज़ क्या है कि आपको इससे लगता है कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दी है पंजाब हुकूमत ने? नहीं, हम ये कहते हैं कि वो आपने पुराना एक मिसाल सुना होगा कि मलका ने जब देखा कि एहतजाज हो रहे लोगों ने, तो मलका के पोता ने पूछा कि लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तो मलका ने कहा कि ये क्या रोटी नहीं है, तो क्या रोटी नहीं तो केक खा ले। तो ये इनका ये मिसाल है, रोटी नहीं तो केक खा ले। आप मुझे बताओ 45 अरब का कितना फर्क पड़ेगा, वो भी 201 से ऊपर, 201 से नीचे जो लोग हैं वो तो इंतहाई गरीब है, और फिर ये 2 महीने के लिए, तो ये शोबदाबाजी किस लिए? अगर आपने मुकाबला करना है तो आइए पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के अस्पतालों कर ले, जो कि दिल के अस्पतालों का, लिवर ट्रांसप्लांट का, ट्रॉमा सेंटर का, या एक जाल बिछाया। न सिर्फ चारों सूबे से लोग आ रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं इलाज करने के लिए। फिर 2 महीने के बाद क्या होगा? ये तो वही मिसाल है कि आपने थरखोल प्रोजेक्ट बंद कर दिए, मगर आपने साहिवाल जो है ना वो प्रोजेक्ट पावर प्लांट बना लिए, और कोयला जो है ना आपने बाहर से इंपोर्ट करके वाया कराची, यानी गोया अगर मैं चाय का होटल खोल दूं लाहौर में, चीनी जो है ना मैं कराची से लूं और दूध पेशावर से लूं, तो कब कितने में पड़ेगा? फिर 100 जो IPPs है ये किसकी मलकियत है? क्या शहबाज शरीफ साहब के बेटे की मलकियत नहीं है? और फिर ये जो सोलर का जो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम 300 यूनिट तक सोलर देंगे, 25 अरब रुपए के रखे हैं 24 लाख घरानों के लिए, उस पे हमारा काम शुरू हो चुका है। सिंध सैलाब में डूब चुका था 2 साल पहले, कराची को तो मदोखिल साहब, आपने कहा कि 2 महीने का रिलीफ है, पंजाब की हुकूमत भी तो यही कह रही है ना कि 2 महीने के बाद हमारा सोलर पैनल्स का जो पूरा शमसी तवानाई का प्रोग्राम है वो आ रहा है, और वो कहते हैं अगर 2 महीने के लिए ही सही, रिलीफ तो दिया ना हमने, अपने बजट कॉम्प्रोमाइज करके अपने तरक्याती बजट में से पैसे मुख्तस करें, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो मरियम नवाज साहबा ने कहा वो 2 महीने के बाद आप सोलर करें, हमने तो अभी से आगाज कर दिया। बहुत अच्छी बात है। बात मरियम नवाज साहबा ने कहा कि करप्शन का पैसे, क्या ये इत्तेफाक फोर्ट्यूम का ये पूरा, जहां नवाज शरीफ साहब की दुकान थी लाहौर में, जहां वो लोहे का काम करते थे, उससे खरबों रुपए बना ली, क्या ये मेहनत के पैसे? क्या ये हलाल के पैसे? क्या ये मुझे बता दे कि मरियम नवाज ने कहा कि हेलीकॉप्टर पे, क्या वो अरशद नदीम के पास साइकिल पे गई या रक्षा में गई? क्या वहां जो प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर में गई है वो किसके पैसे थे? क्या बेहतर नहीं थे कि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ 26 करोड़ अपने जेब से देते? क्या वो पाकिस्तान के पैसे नहीं है? और क्या ये गिरबान में झांकने वाली बात नहीं है कि ओलंपिक 40 साल बाद हम मेडल जीत रहे? क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? नहीं, वो उस 40 साल के अंदर बिल्कुल ठीक है, नहीं, बट बात ये है 40 साल के अंदर तो बहुत कुछ हुआ है, 40 साल के अंदर तो मदोखिल साहब बहुत करो, बट एक सेकंड जरा इसके ऊपर मुझे सलमा भट्ट साहिबा से को रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। एतराज़ सलमा भट्ट साहिबा वही है बेसिकली कि ये गिमिक है, आप लोग अगर उनको तानाजनी कर रहे हैं तो वो कहते हैं आपकी भी क़यादत के मामलात करप्शन की गर्द से अटे पड़े हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब। मैं चंद एक बात हकाइक की बुनियाद पर करना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि आए हमसे परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, और सिंध जब उठता है बात करता है कहते हैं 2 अस्पतालों का जिक्र कर देता है, एक दिल का और एक लीवर का। अच्छा, इनकी 16 साल से मुसलसल हुकूमत चल रही है। मैं इस साल इन्होंने जो तरक्याती बजट अनाउंस किया था, प्रॉब्लम बेसिकली शुरू यहाँ से होता है। इन्होंने कहा कि हमने 900 तकरीबन 60 अरब का इन्होंने बजट दिया तरक्याती इस साल, और जब पंजाब ने 842 अरब का बजट दिया तो उन्होंने कहा देखिए हमारा तरक्याती बजट कितना बड़ा है। प्रॉब्लम अब ये है कि उसके बरक्स जब मरीम नवाज वज़ीर पंजाब निकली और उन्होंने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 45 अरब की सब्सिडी भी दे दी 2 महीने के लिए, और सोलर का निज़ाम भी लिए, और ये कहा कि जो पहले 200 यूनिट वाले उनका टोटल सोलर जो है हम फ्री देंगे, और फिर 200 से 500 तक के जो सोलर है 90% हुकूमत अदा करेगी, 10% उनको पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि अगर, और अब मसला ये कि ये यहाँ परफॉर्मेंस में मुकाबला नहीं कर सकते मरीम नवाज का, इसलिए इनको अब समझ नहीं आता कि उसके ऊपर हमला कैसे करना है। बात ये है कि सिंध जो है वो पाकिस्तान की, आप ये बात इतराज़ करते हैं बिजली देने पे, भाई आप वन ऑफ द हाईएस्ट लाइन लॉसेस देने वाला सूबा है,
आप अपनी बिजली के बिल ही अदा करते हैं वफाक को और कुछ नहीं। तो सखर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। आपका जो दूसरा हैदराबाद से इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, जो वाजबात अदा नहीं करता वफाक को। दूसरी तरफ आप देखें इनका इससे पिछले साल का 700 अरब का बजट था तरक्याती, उसे पीछे चले जाएं 420। मैं देख रही थी कि 16 सालों में तकरीबन कोई लगभग 5.5 से 6 हज़ार अरब रुपया तरक्याती बजट के नाम पे सिंध ने मुसलसल एक कंटिन्यूटी विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी एक ही हुकूमत के तसलसल ने सिंध के अंदर ये मुख्तस किया। मुझे बताएं उसके बरक्स आप बदीन में, गोटकी में, जामशोरों में, नौशकी और जो हैदराबाद में या सखर में या आप जो इनके लाड़काना में या आप चले मिटियारी में, इन जगहों पे जाकर किसी ज़िले में खड़े होकर आप ये कह सकते हैं कि ये वो वाली हुकूमत है जिसने 6,000 अरब तरक्याती बजट 15 साल के तसलसल में खर्च किया हुआ है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी मिलती है। 2-3 मिसालें देना चाहूँगी। इनकी जो सिंध की एजुकेशन की हालत ये है, सिंध के जो बाकी ज़िला हैं 29 ज़िला है ना, खाली कराची तो सिंध नहीं है, कराची की तरफ भी मैं आ जाऊँगी, उसके अंदर तकरीबन सिर्फ 15% स्कूल है जिनके अंदर सिर्फ 2-2 टीचर हैं और उसके उनमें टॉयलेट भी नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है और बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। दूसरी तरफ जो कराची की हालत ये है कि कराची में 2 बारिशें हो जाए ना मॉनसून में तो हालत ये होती है कि दर्जनों, अल्लाह माफ करे, जान भाग होते हैं लोग डूबकर इलेक्ट्रिक शॉक से, घरों की दीवारें और छतें गिरने से। कराची में पीने का पानी नहीं पूरे कराची को मैसर ला सके 16 सालों में। और तीसरी तरफ आप गोस्ट स्कूल्स में हाईएस्ट नंबर है सिंध का। तीसरी बात यह है कि कुत्ते वहां पे काट जाए ना सिंध के जिला में तो अमवात हो जाती हैं। सेहत की जो सहूलियात देने की, एक मिनट मुझे लेट मी कंप्लीट मुझे अब सिंध के मुझे बता लेने दे। अच्छा उसके बाद ये है पानी है उनके पास, उसके बाद ये पानी भी है मेरे पास, चाय भी पी है मैंने। अच्छा दूसरी बात ये कि पंजाब वो सूबा है सिंध को बीच में 5 साल बुजदार और परवेज इलाही नहीं मिले। पंजाब वो सूबा है जिसमें हम अगर 4-6 साल रहते हैं ना उसके बाद हमें बुजदार पड़ता है, उसके बाद हमें परवेज इलाही पड़ता है, उसके बाद जाके दोबारा जब हमें खंडर और खड्डे खोद के दिए जाते हैं। जो 635 अरब का तरक्याती बजट हम 2017-18 में देकर गए थे ना, जब हम 2024 में आए तो वो हमें 655 अरब रुपए पे खड़ा हुआ मिला है, जिधर से आगे आके हमने एक पहले साल के अंदर 842 अरब का जो है तरक्याती बजट दिया है। तीसरी चीज ये है कि मुझे सिंध वालों का प्रॉब्लम ये कि ये 16 सालों में 2 अस्पताल गिनवाने के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं गिनवा पाते। यहाँ कहते हैं 2 सड़कें। भाई 16 साल में आपकी ये कारकर्दगी है और फिर ये बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम खामोश बात करते हैं, हमारे वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। भाई आपके पास एक्शन है कौन सा जो आप टेलीविजन पर रोज आके बैठ सकें? गिनवा रहे हैं वो कहते हैं अफगानिस्तान से लोग अच्छा इसमें अफगानिस्तान से इलाज कराने वहां आते हैं। लेकिन एक डाटा मुझे एक जुमला और ऐड करना है। आप डाटा निकाल कर देख ले, पिछले गुज़श्ता जब मुस्लिम लीग नून का 2008 से 18 का दौर था, कराची से कितना बिजनेस कम्युनिटी लाहौर डिफेंस में शिफ्ट हुई। सबका एक एक घर है यहाँ पे। कभी आपने सुना है कि पंजाब से उठ के कोई सिंध में शिफ्ट हुआ और केपी में शिफ्ट हुआ? जी मंदोखेल साहब जी, एक सवाल ये है, 35 साल आपने पंजाब में हुकूमत की, फिर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम तीनों क्यों हार गए? दिखा दो फॉर्म 45। आज जो मैं बिलावल साहब के दिखाता हूँ फॉर्म 45, जरदारी साहब के दिखाता हूँ, आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अता तारड़ के फॉर्म 45 दिखा दे, चैलेंज करता हूँ आपको। 35 साल आपने हुकूमत की है। आपने जनूबी पंजाब के साथ जो सोतेलापन का सबको वो किया है। आपने कराची को क्या किया? इलेक्शन के लिए शहबाज शरीफ आ जाता है। इस मरतबा तो मैंने नाइली से बचने के लिए वो छोड़ के चलेगा। आपको पता है मैंने चैलेंज किया। इनका ताइद कुंदा और अटारनी एक आदमी था। ये एमक्यूएम के साथ एहतियात में नहीं बैठ रहा था, वैसे क्यों चला गया? इस वजह से। और फिर इलेक्शन के लिए कराची आता है, कराची बूंद बूंद को तरस रहा है कि 5 मनसूबा मैंने बनाया था कि मेरे और शहबाज शरीफ साहब के हल्के के लिए पानी आ जाए, एंड टाइम पे मना कर दिए। किसने मना कर दिया? नहीं किसने मना कर दिया? करोड़ दिए। नहीं किसने मना कर दिया? नहीं है शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया। 17 अरब दिए। आपने कराची को दिया क्या? एक ग्रीन लाइन था वो भी अधूरा छोड़ गए। पीटीआई ने मुकम्मल की है, आपने क्या की है? अच्छा। आपने कराची को दिया क्या इलेक्शन के लिए? तो बाकी आ जाते हो। आपने जनूबी पंजाब के लिए क्या किया? बट बात ये है, ये बात कादिर भाई, ये बात शुरू हुई थी, ये बात शुरू हुई थी बिजली के ऊपर रिलीफ देने से। मसला ये है कि अगर तरक्याती बजट, मैं एक बात कहता हूँ, आपका भी है, इन पंजाब हुकूमत का भी है, अगर आप किसी ने दे दिया रिलीफ अवाम को तो उस पर एतराज, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ड्रामा है, इससे कोई रिलीफ नहीं अवाम को मिलेगा? कोई तो मिलेगा ना। 45 अरब रुपया है, 14 रुपए जब कम होंगे किसी के यूनिट में 200 से ऊपर से लेकर 500 यूनिट तक, तो किसी ना किसी को तो कोई रिलीफ मिलेगा। देखिए मुनीब भाई, बिल्कुल आपका सवाल बेहतर है।
हमारा ये कि शोबदाबाजी ना करे। आप आवाम को रिलीफ दे 2 महीने के लिए, क्यों लाइफ टाइम के लिए क्यों नहीं? आईपीपीज आप चला रहे हो, वहां से पैसे लूट रहे हो, यहाँ से पे कहते हैं 45। और आप मुझे बताओ पर पर्सन कितना फर्क पड़ेगा? 201 से लेके 500 तक बिजली के बिल में कितना फर्क पड़ेगा इनके 14 रुपए? आप मुझे बता दो, 2000, 3000, 5000। ठीक है, नहीं वो नहीं बट बात ये है कादिर मंदोखेल साहब, गरीब आदमी के लिए 2000, 3000, 4000, 5000 बड़ी रकम होती है। ये तो आपको भी बताया, आप भी हल्के की सियासत करते हैं, लोगों के लिए ये बड़ा फैक्ट होता है। बड़ा ये बात क्या होगा? वो कहते हैं ना हम शमसी तवानाई का प्लान ला रहे हैं, वो तो कहते हैं कि शमसी इसके बाद आएगा। अरे चले सलमा भट्ट साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें। वो बात शायद एक ही है, वो कहते हैं आप शोबदाबाजी करते हैं, ये लॉलीपॉप शोबदाबाजी की बात नहीं है। बात ये देखिए, बात ये आप शहबाज शरीफ क्यों हार गए 35 साल हुकूमत के बावजूद? अच्छा, पहली बात ये कि कौन सी 35 साल हुकूमत? टोटल ना 9.5 साल हमारी हुकूमत बनती है, अगर निकाले एक तो 35 साल पता नहीं कहां। इस तरह तो फिर आप हमसे पुरानी पार्टी। एक मिनट मंदोखेल साहब, मैं आपकी बात आपका एहतराम करती हूँ, मेरी भी बात सुनिए। साहब उनकी बात होने दें, आप मेरी बात नहीं काटेंगे, आप मेरी बात नहीं काटेंगे, उनकी बात मुकम्मल होने दें। कादिर भाई आप उनकी बात मुकम्मल होने दें। मैं आपकी बात में नहीं बोली, मुकम्मल होने दें। वो बता दे कादिर भाई आपकी बात में नहीं बोली मैं, वो आपके वक्त में नहीं बोली। कादिर भाई उनकी बात मुकम्मल होने दें। हाँ, पहली बात ये है कि अगर ये 35 साल हमें कहते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी तो 1970 से आई हुई है, इनको तो फिर 55 साल हो गए। मैं ये 55 साल में बताएं इन्होंने सिंध का क्या हाल किया हुआ है। दूसरी तरफ बार बार आईपीपीज करते हैं। आईपीपीज उमर अयूब ने 2020 में मुआहदा किया, वो कौन से? तब तो सारे शरीफ फैमिली जेलों में थी जब आईपीपीज आए। आप किस तरह की बातें करते हैं, जो मर्जी बैठ के आप हवा में पर तोलते जाएं। और तीसरी बात ये, आज आप जिस पीटीआई के इतने खैरख्वाह बने हुए कि उसने आगे ग्रीन लाइन पूरी की आपकी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। कराची के अंदर जो अमन कायम किया था वो नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था। ग्रीन लाइन का मंसूबा वफाक ने दिया था, आपको नवाज शरीफ ने दिया था। हैदराबाद की जो मोटरवे आपको नवाज शरीफ ने दी थी फेडरल से। यहाँ पे जो आपके जो पानी की सप्लाई है ना, पहली दफा नवाज शरीफ ने मुख्तस की थी, और ये सारा कुछ एहसान नहीं किया था, ये आपको दिया था। ये नवाज शरीफ जब वजीर आज़म थे उस दौर के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जो चौथी बात ये है, जो आप बार बार कहते हैं कि आओ मुआवजा कर लो, आओ मुआवजा कर लो। साउथ पंजाब की आप जो बात कर रहे हैं मेरे साथ बार बार, साउथ पंजाब को हमने अपने तरक्याती बजट में से 35% हिस्सा देते थे। 16 अजला हैं साउथ पंजाब के, उसके अंदर जितनी भी तरक्की हुई है ना 2008 से लेकर 2018 तक 35% तरक्याती बजट मुख्तस किया जाता था। वहां पे स्टूडेंट्स को जो भट्टों पे बच्चियां काम करती थी उनको स्कूलों में दाखिल किया गया था। वहां पे अस्पताल जाकर देख लें, भावलपुर के अस्पताल, एक मिनट, गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी जाकर देखे, तैयब उर्दगान अस्पताल, अब मुझे बोलने दे, एक मिनट मुझे भी बोलने दे, तैयब उर्दगान अस्पताल जाकर दे। ये मिसालें आप लड़काना में नहीं दे सकते। ये मिसालें वो आप बताने क्यों देते हैं फॉर्म 45 के बार-बार? इसलिए दे रहे हैं, देखें आए मैं इस पे भी बात कर लेती हूँ आपसे, आ जाएं, इसका भी मैं आपका जो है ना उतार देती हूँ। आपने कौन से, आपके पास क्या सबूत है कि फॉर्म 45 कौन से और 47 आप लेकर बैठे? इन सारों को लेकर आए, आप करें, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाके दें कि ये झूठे हैं, जाली हैं। आपके पास तो एक चीज निकालें, लेकर आए सबूत। आप क्या सबूत है आपके पास? क्या आप बैठ के बस टेलीविजन पे जो मर्जी कहते जाएं? उनके मुखालिफिन दिखाते हैं, वो कहते हैं उन पे वो कटिंग हुई हुई है सारा कुछ। मुखालिफिन कहां पर दिखाते हैं वो पता भी तो चले, वो कौन सा फोरम है। आप जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएं, ये यहाँ पे टेलीविजन पे बैठ के नहीं फैसला हो सकता कि कौन सच्चा है। असल में प्रॉब्लम ये हुई है जो इनको, इन सूबों को, वो ये मसला है कि ये कारकर्दगी नहीं कर पा रहे। जब मुसलसल वजीर आला पंजाब हर दिन इनके लिए एक चैलेंज बनती जा रही है, क्योंकि ये उनकी परफॉर्मेंस को कहीं रीच आउट 10% भी नहीं पहुंच पा रहे, मैच नहीं कर पा रहे, इस वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। आप मेहनत करें, हसद ना करें। सादा सा पैगाम है आपके। ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पीछे लिखा होता है, मेहनत कर हसद ना कर। मैं मंदोखेल साहब, मैं वक्त खत्म हो गया, मैं आपका और सलमा बीबी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। नया तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान साहब के खिलाफ आ चुका है, उनकी अहलिया के खिलाफ भी, और जनरल फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा नेक्सस आज पकड़ा गया है अडयाला जेल में से। बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है। साकिब निसार साहब ने ये मान लिया कि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जनाब जनरल फैज हमीद साहब के साथ। आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं साथ रहिए। ये जो फैज न्याजी गठजोड़ था, क्योंकि पहले नैब न्याजी गठजोड़ था, क्योंकि वहां पे भी इंजीनियरिंग होती थी,
और भी काफी नेक्सस सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां और भी होंगी। ये जो एक वाइडर नेट जो है ये अब कास्ट हो चुका है कि जो लोग इसमें मुलविस हैं, हाँ वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखते हो, इसके अलावा भी काफी लोग हैं जो दीगर इदारों से भी हैं, जो इस पूरे गैंग के साथ बाकायदा तौर पे बाकायदा तरीके से एक 10 साला प्लान लेके आया था। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद रोज़ बरोज़ ये दावे हो रहे हैं कि किसी न किसी के साथ राब्ता इस्टेब्लिश हो रहा है। कहीं ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का एक पूरा नेटवर्क था अडयाला जेल के अंदर जो कि एक्सपोज हुआ है। आज भी उसके अंदर मुतअद्दिद लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है। अब वो किस तरह की पैगाम रसानी की जा रही थी अडयाला जेल के अंदर, उस पर भी सवाल बनता है। सवाल ये भी बनता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक तो इस्टेब्लिश होता है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब से, लेकिन मामलात किस नौइयत के थे? हुकूमत कहती है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है साकिब निसार साहब के खिलाफ, लेकिन मुस्लिम लीग नून ज़रूर चाहती है कि साकिब निसार साहब को भी रोप इन किया जाए। दूसरी जानिब ये कि आप सुनते थे कि नेटफ्लिक्स के ऊपर, दीगर जो ऐप्स हैं उनके ऊपर सीजन्स आते थे, मुख्तलिफ जो सीरीज़ आ रही होती हैं उनके। अब नैब की जानिब से भी सीज़न आते हैं, यानी तोशाखाना रेफरेंस 2, तोशाखाना 2। ये भी बड़ा एंटरटेनिंग है कि यानी एक तोशाखाना से अगर आपका दिल नहीं भरता तो फिर तोशाखाना 2 रेफरेंस आएगा, फिर अगर उससे भी किसी का दिल नहीं भरेगा तो तोशाखाना 3 रेफरेंस आएगा। अगर अहाता करना है तमाम गिफ्ट्स का या तमाम तोहफों का जो कि बानी पीटीआई ने लिए, तो क्या वो एक रेफरेंस के अंदर नहीं होता, या ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या ऑनगोइंग रेवलेशन है जो कि वक्त के साथ साथ सामने आ रही है कि अच्छा अब इन गिफ्ट्स का पता चला है, चले इन पे भी एक रेफरेंस बना दिया जाए। इसी तरह आज नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर कर दिया है, और इसके अंदर भी आयो ने यकीनी तौर पर बड़ी अरक्रेजी से एक रिपोर्ट मुरतब की होगी। नैब का जो हिस्टोरिकल कॉन्डक्ट है उसका तिया पांचा तो हमारे मुल्क की आला अदालतें कर चुकी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब जो कि रहनुमा जो पाकिस्तान के इंसाफ के बानी हैं जनाब इमरान खान, उनके वकील हैं और कानून को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुशीर हैं वजारत कानून व इंसाफ के, यकीनी तौर पर कानून पर बड़ी मजबूत गिरफ्त रखते हैं और आजकल बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। तो मैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ज़रा ये बताइएगा, चले आपने कह दिया कि और बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी, फिर पता लगता है अडयाला जेल से भी कोई नेटवर्क पकड़ा गया है, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब से भी ताल्लुक बहुत सी लोगों का जोड़ा जा रहा है। क्या हुकूमत के पास इस बात का कोई सबूत है, या आपको एटलीस्ट चले, क्योंकि वैसे तो ये बिहाइंड क्लोज डोर्स ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग हो रही होंगी और हो रही हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस शेयर किया गया या आपको बताया गया कि इसके ताने बाले इमरान खान साहब से भी मिलते हैं? क्योंकि कल से आपने शुरू किया ना कि जनरल फैज़ हमीद का यानी फैज़ और नियाजी गठजोड़, तो ये गठजोड़ कहने से तो नहीं बन जाता, कोई सबूत तो चाहिए होते हैं। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें ये स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो समरी ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन उनको उनके सामने पेश की गई है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस कलेक्ट किया है, वो तमाम तर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, क्योंकि फील्ड कोर्ट मार्शल का जो एक प्रोसीजर है वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होता है, उनका एक अपना प्रोसीजर है जिसको जैग लीड कर रहा होता है और ओवरसी कर रहा होता है, उनका एक अपना मैकेनिज्म है आर्मी एक्ट के अंदर। अब वहाँ पे मुनीब साहब वो ओपन टू पब्लिक नहीं है। और उसका कोई मलिक साहब मेरा सवाल ये है ना, देखिए गुजारिश है, आपने कल एक नई मुतअद्दिद दफा कहा को अपटीन्स टाइम ने कहा कि फैज़ नियाजी गठजोड़, इसका मतलब है कि आपको भी बताया गया है कि फैज़ नियाजी गठजोड़ है, आपके पास सामने जाती तौर पर एविडेंस नहीं है, राइटली सो कि वो बिहाइंड क्लोज डोर्स है। अभी आपने कहा कि सीक्रेट, देखें आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस, ये मुनीब साहब एक इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये तो सबको पता है ना। वहां पे जाके टीटीपी के साथ किसने मामला करे थे अफगानिस्तान में, जब वो फॉल ऑफ काबुल हुआ तो वहां पे जाके चाय के कप पे एक बात है मलिक साहब, इफ यू कुड लेट मी आस्क, देखिए वो एक और इशू है, वो जनरल फैज़ हमीद साहब के टेन्योर के दौरान जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर बात है। मेरे ख्याल में वो इन क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्योंकि प्रेस रिलीज आईएसपीआर की कहती है दो चीजों पे, एक टॉप सिटी, दूसरे पैराग्राफ में कहती है कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन की पोस्ट रिटायरमेंट। सो जो जनरल फैज़ हमीद साहब का कॉन्डक्ट था एज डीजीआई,
ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज डीजीसी एट, जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे, वो तो इन क्वेश्चन है ही नहीं। उसके ऊपर तो अलाउ मी टू से वो तो शायद एक इंस्टीट्यूशनल कवर है, वो इन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट जो है, क्यों अर्ली रिटायरमेंट 3 महीने पहले उन्होंने सीख की, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जिस तरह वो इन्वॉल्व रहे, देयर इज इनफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस व्हिच आई एम प्रोबेबली नॉट एट लिबर्टी टू शेयर विद एनीबडी, और या कोई हमारे तहकीकाती अदारे भी अभी तक किसी आवाम के साथ ये शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये नेसेंट स्टेज पे अनअर्थ हो रहा है। ये देखें, आज 6 लोग अडयाला जेल से उन्होंने एहलकार जो थे वहाँ से वो किए हैं, पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुए, आज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उनके बाद जो बाकी एहलकार थे वो भी हुए। मैंने आपको जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही बात की कि ये एक वाइडर नेट कास्ट किया गया है, इसमें किसी इंस्टीट्यूशन से हो, किसी मकतबा फ़िक्र से हो, किसी एंगल से वो लोग किसी तरह इन्वॉल्व अगर होंगे तो वो ये अनअर्थ हुई है तमाम तर चीज़, ये पोस्ट इज रिटायरमेंट एंड दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि ये ताल्लुक इमरान खान साहब से एस्टैब्लिश होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? आपको यकीन है रोजे रोशन की तरह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल, क्योंकि आप जिसमें जो आपने बात की ना, मैं थोड़ा सा उसको एक ये ज़रूर इस पे टच अपॉन करूंगा, जो आपने कहा कि 9 मई की, क्योंकि मैंने कल ये भी जिक्र किया कि 9 मई के अंदर भी उनके जो मकामात बताने थे, जो थोड़ी सी मनूवरिंग थी, या जिस तरह जिस मोड़ पे मोड़ना था, जिधर जाना था, उसमें भी ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं कि जिसमें जनरल फैज की जो है इन्वॉल्वमेंट है। ओके, बट खोसा साहब, दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी वाइटल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली, और वो बड़ा क्रूशियल इसलिए है, यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर सर, आप जानते हैं, और जो इमरान खान साहब की पाबंद सलासिल हैं, बहुत से इशूज़ हैं, नंबर ऑफ केसेस, आज भी एक वो आ गया नया तोशाखाना 2 या 3, पता नहीं, ये तो विल लूज काउंट बाय द एंड ऑफ द डे। बट एक इशू है, अगर मैं इसके ऊपर रहूं, गवर्नमेंट कह रही है कि ये नेक्सस तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश्ड है, और इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि साकिब निसार साहब का इमरान खान साहब से भी ताल्लुक़ निकलता है, उनका 9 मई से भी ताल्लुक़ निकलता है। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, DGISPR फ़ौज की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं, तहरीक इंसाफ को इंतशारी जमात बगैर नाम लिए, इमरान कुछ लोगों को इंतशारी टोला भी, ये बड़ा सीरियस चार्ज है। एंड नाउ विद जनरल फैज़ हमीद साहब अरेस्ट, कितना अपसेटिंग या कितना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है ये PTI के लिए इन जनरल और इमरान खान साहब के लिए इन पर्टिकुलर? क्या ये मामला वाकई उस तरफ जा सकता है जिसके खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नहीं, फौजी अदालत में चला जाएगा, कुछ और हो जाएगा? मनीष साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और आपके गेस्ट्स को भी मेरी तरफ से सलाम। देखें, ये इमरान खान साहब के लिए वरीसम बात बिल्कुल नहीं होगी, वो गवर्नमेंट में है नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ द डे जिनकी है, अकील साहब को, इज अ यंग पॉलिटिशियन, ही जस्ट एंटर्ड पॉलिटिक्स, मगर इनकी पार्टी बहुत देर से पॉलिटिक्स में है, और जितनी दफा ये लोगों के लिए गड्ढे खोदती है, ये उन गढ़ों में बाद में खुद ही गिरते हैं, चाहे वो नैब का कानून हो, चाहे वो एहतसाब बिल हो, चाहे वो इस तरह की जो भी इनकी हरकत हो, वो एंड में इन्हीं के गले पड़ती हैं। अगर आज ये इस बात पर खुश हो रहे हैं कि ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है और जो इवेंचुअली आर्मी कोर्ट में जाएगी, कि एक जज साहब, फाजिल चीफ जस्टिस साहब मिलकर एक DGISI के साथ, फॉर्मर DGISI के साथ मिलकर पर्टिकुलर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करते थे, तो इनको ये सोचना चाहिए कि शायद बाद में ये इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन कहीं आज के दौर के बारे में ना खुले, और उसके सिलसिले में फिर यही बातें कोई और इनके बारे में ना कह रहा हो। That's all I have to say on this, but it is nonetheless a very इंस्टीट्यूशन एक अच्छा काम कर रही है, और बिल्कुल इनको साफ और शफाफ तरीके से इसको डील करना चाहिए। अब देखिए खोसा साहब, असूली तौर पर आपने बात तो दुरुस्त की है कि जारी बात है, आज जो हुकूमत में है उनको भी देखना चाहिए कि बिकॉज बहुत सी चीज़ें आप कर गुजरते हैं एंड दे कम बैक टू हॉन्ट यू, फाइन, फेयर इनफ। बट इशू ये है कि इस वक्त तो हुकूमत अपनी जगह मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह मौजूद है, फ़ौज अपना एहतसाब कर रही है, उन्होंने एक्सेप्शन, उनके पास तो अब एक बड़ा ठोस एक मामला है कि जी हमने तो अपने फॉर्मर DGI और एक 3 स्टार जनरल को भी नहीं छोड़ा, नो एक्सेप्शंस क्रिएटेड, और हम उनका एहतसाब कर रहे हैं। अब अगर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर उसकी रिप्रेजेंटेशन अकील मलिक साहब कर रहे हैं, ही इज़ अ बैरिस्टर, ही इज़ एन एडवाइजर टू द लॉ मिनिस्ट्री, इफ ही सेज कि ये बात बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश्ड है कि इमरान खान साहब का ताल्लुक था, फैज़ हमीद साहब से एक पूरा नेक्सस था, और 9 मई की पूरी साजिश में इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब इन्वॉल्व हैं, क्या
ये मुमकिन है पॉसिबिलिटीज में कि इमरान खान साहब को वन फाइन डे कोई फौजी तहवील में ले लेके जी ये अब क्योंकि बहुत बड़ा एस्टेब्लिश हो गई है चीज़ और बस ये फैसला किया गया कि इनको वहाँ ले जाया जाए, इज इट पॉसिबल या नहीं? मैं आपका इस पर जवाब चाह रहा था। देखिए मनीब साहब, आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबिलिटीज तो लिमिटलेस हैं, मगर ये क्या सक्सेसफुली किया जा सकता है या नहीं, इसका आंसर मेरा नेगेटिव में होगा। गवर्नमेंट का केस ये है कि जाहिर बात है उनके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं और वो नहीं चाहते कि सिर्फ इंसाफ हो यहाँ पे, वो चाहते हैं कि ऐसा इंसाफ हो जो उनका मनपसंद हो। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया और वो पार्टिजान नजर आ रहे हैं इसमें कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि इमरान को किसी तरीके से, क्योंकि नॉर्मल अदालतों में वो केसेस इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखते और वो बार बार उन केसेस से बाहर निकलते आ रहे हैं, तो ये शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन या आर्मी की तरफ वो जाएंगे तो वहां पर शायद रगड़ा मिल जाएगा। बट इनको ये देखना होगा कि 9 मई के मुतअद्दिद केसेस बहुत अरसे से बहुत सारी अदालतों में चल रहे हैं। इनमें कई सैकड़ों लोगों की बेल्स हो चुकी हैं। बेल्स होने का मतलब ये है कि प्राइमा फेसाई ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस दैट इज बिफोर दोस कोर्ट्स देयर वाज नॉट सफिशिएंट एविडेंस टू कीप देम बिहाइंड बार्स। जहां पर वो लोग जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन की 9 मई के दिन एक इवेंट में, उन लोगों को कोर्ट्स ने लीनियंसी दिखाकर बेल पर निकाल दिया है। वहां पर एक कंस्पिरेसी थ्योरी की बेसिस पर के एक बंदे की इंसाइटमेंट पर या प्लानिंग पर ये हुआ, आई थिंक दैट इज अ वेरी लॉन्ग शॉट। और अगर ये किसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं देने से भी कामयाब हुए तो ये सजाएं बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म करनी होती हैं। तो आई डोंट थिंक इनको वहां पर भी कुछ मिलेगा। अलबत्ता वहां पर जो इनको चीज का गौर करना चाहिए कि इज दिस अ प्रैक्टिस दे वांट टू ब्रिंग फोर्थ इन आवर पॉलिटिकल कल्चर। बिकॉज अभी तक हम अदालतों में तो अपने सियासी हरीफों को ले जाते रहे हैं और उनको थाने कचहरी में जलील करते रहे हैं। That is a dangerous precedent to set. That I agree with. एक ब्रेक के बाद जरा मैं चाहूंगा ये जो तोशाखाना 2 है इसके ऊपर भी जरा बात हो जाए, क्योंकि अकील मलिक साहब कहते हैं कि जब तोहफे लिए हैं भाई तो भरना तो पड़ेगा और हिसाब भी होगा, एहतसाब भी होगा। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो उनकी अहलियाँ, उनके खिलाफ भी रेफरेंस है, जिस्मानी रिमांड मांगा गया, वो मुस्तरद कर दिया गया। बट वे डज इट ऑल लीड अस टू, व्हाट डज इट ऑल लीड अस टू, जहां हम कहाँ रहे हैं? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तोशाखाना सीज़न 2, माजरत के साथ तोशाखाना 2 रेफरेंस आ गया है। मैं सीज़न 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समझ ही नहीं आता और शायद हम काउंटिंग भी भूल जाएंगे कि कितने सीज़न आएंगे, आई मीन कितने रेफरेंसेस आएंगे। ऑल पन्स इंटेंडेड है। बट अकील मलिक साहब, ये आपने नया आज मतलब नैब ने बना दिया। मैं जब ये कहूँगा आपने, तो आपने कहा, आप कहेंगे कि नहीं ये तो नैब ने बनाया है और नैब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है। वो नैब जिसके बारे में आप ये कहते रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और लोगों को ब्लैकमेलिंग किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज आपका दौर है और नैब नए नए केसेस बना रहा है। तो ये कौन सा है जी तोशाखाना 2 रेफरेंस और इसमें क्या आपने बना दिया? और माजी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो क्या कर लेगा नैब इसके अंदर, मलिक साहब? मनीष साहब, बिल्कुल आपने जो नेटफ्लिक्स की सीरीज के साथ तस्वीर दी है ये बिल्कुल उस तरह नहीं है। अच्छा। ये वो एक्ट है जो कि एक स्टैंड अलोन एक्ट है। अच्छा। और इसमें जो दूसरा वाला रेफरेंस आया है ये बल्गरी जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इटालियन ब्रांड है, उसकी जो है वो सोने जवाहरात और ज्वेलरी थी जो कि कानों की बूंदियां थी या टॉप्स थे, उसके एक अंगूठी थी, उसके साथ साथ एक नेकलेस था। ये तमाम तर वो चीज़ें थी जो कि एक स्टैंड अलोन इंसिडेंट है, इसीलिए ये बनाया गया है सेपरेटली, क्योंकि ये वो ग्राफ की घड़ी या खाना काबा के अक्स वाली घड़ी ग्राफ, क्योंकि उसका ब्रांड था, ये उसके साथ वो नहीं है। अगर तो ये इकट्ठी चीज़ें बेची जाती तो फिर मेरे ख्याल से एक ही रेफरेंस लीगली स्पीकिंग बनता, लेकिन ये अलग अलग इंस्टेंसेस पे बेची गई हैं, इनकी अलग अलग स्टोर्स हैं, इनकी अलग अलग जो हैं कीमतें लगवाई गई हैं और इनको अलग अलग करके बेचा गया है, क्योंकि यहाँ पे तोहफे रिसीव हुए हैं, विच इज़ अ फैक्ट। यहाँ पे तोहफों को पहले बेचा गया और उसके बाद उनको तोशाखाना में जमा करवाया गया और उसकी 50% की, जो कि उनकी खुद इमरान खान साहब ने 20% से 50%, विच आई थिंक इज अ गुड स्टेप, कि तोशाखाना से अगर आपने तोहफा लेना, तोशाखाना लेने से, तोहफा लेने से वो कोई इशू नहीं है। लॉ और
पॉलिसी और प्रोसीजर अगर आपको प्रोवाइड करता है तो आप जरूर लें, अगर आप लेना चाहते हैं। मैं शायद बजाते खुद एज ए पर्सन मैं नहीं समझता, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक सवाल के जवाब में कहा, मैं कहा इतनी अगर बात थी तो ग्राफ का स्टोर लंदन में भी है, दुबई में भी है, दुनिया में और जगह पे है, इतना शौक था तो घड़ी जाके खुद ले लेते। ये तो नहीं है कि किसी ने तोहफा दिया ना, ऑब्वियसली सिंबॉलिक वो एक चीज थी। यहाँ पे ये जो ज्वेलरी थी इसके ऊपर उन्होंने जो है एक स्टैंड अलोन इंसिडेंट था और वो बेची, और उसको जब बेचा तो ऑब्वियसली बेच के फिर पैसे जमा कराए। ये कानून नहीं है, कानून बड़ा क्लियर है। एंड आई एम श्योर के बैरिस्टर साहब भी आपके साथ बैठे हैं तो वो उसमें आपको बताएंगे कि बेच के वैल्यूएशन करवा के उसको पैसे फिर जमा नहीं होते, पहले पैसे जमा होते हैं और उसके बाद उसकी व्हाटएवर आप जो कह रहे हैं अकील मलिक साहब, देखिए मैं यहाँ केस के मेरिट्स तो जारी बात है, दिस इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज अ टीवी शो, एक टॉक शो है, बट मुझे सिर्फ एक चीज का ना खतरा है, मुझे एक चीज का खतरा है या मेरा एक एप्रीहेंशन है कि अल्लाह ताला आपको और शहबाज खोसा साहब को जिंदगी सेहत अता करे। मैं भी अगर जिंदा हुआ, ये ना हो 3-4 इयर्स डाउन द लाइन हम ऐसे ही किसी प्रोग्राम में बैठे हों और मैं कहूँ जी ये केस भी हाई कोर्ट ने उड़ा दिया, वो केस भी हाई कोर्ट ने उड़ा दिया और नैब ने बड़ा बॉच्ड अप किस्म का केस बनाया था और कुछ भी नहीं निकला। सो मुझे ये लगता है कि जो पहले भी यकीन माने, जब इमरान खान साहब का दौर था, शहजाद अकबर साहब और बहुत से उनके लोग आते थे ऐसे ऐसे कागज लहरा के कि ये इतने के टीटी, ये इतने अरब का केस, ये इतने अरब का केस, और हम सारा दिन एंटरटेन होते थे और हम यही सुनते रहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, फलान कर दिया। इवेंचुअली उन केसेस का ये हुआ कि वो डस्टबिन को नजर कर दिए गए। पता नहीं क्यों मुझे आई डोंट हैव फेथ इन दीज केसेस कि पता नहीं जाके इनका स्टेटस क्या बनता है। कंस्टिट्यूशन साहब आप बात किया जी, वो कहते हैं इतने तोहफे थे कि समझ ही नहीं लगती, बेचारा नैब भी चला हो गया कि यार एक के बाद एक रेफरेंस अब आगे भी आ जाएगा। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस कि मैंने इसे सीजन 2 क्यों कहा है। आई विल नेवर डेयर टू डू दैट अगेन, बट मैं आपको कह सकता हूँ कि ये सीजन 2 है तोशा खाना का, बी रेडी फॉर सीजन 3 ऑल्सो। सो जब घड़ियां ली हैं सर या बेचा है ग्राफ का सेट, तो फिर पैसे तो भरने पैणगे सर, मतलब 2 नंबरी हुई, अंडर इनवॉइसिंग हुई, तो पैसे तो भरने पैणगे। बात इसमें ये देखें कि जो सरकारी इवैल्यूएटर थे, बैरिस्टर साहब को ये एतराज नहीं है कि सरकार ने उस वक्त इवैल्यूएशन की या नहीं की। सरकार ने उस वक्त इवैल्यूएशन की इसकी जो एज पर लॉ की। उस वक्त से पहले कानून, इमरान खान साहब के दौर से पहले कानून ये था कि जो वैल्यू लगती है इसका 20% जमा कराया जाए। वो 20% की जगह इमरान खान ने बढ़ाकर 50% कर दिया। इनको एतराज ये है कि पैसे पहले क्यों जमा कराए, बाद में क्यों नहीं कराए। भाई उसका राइट है, अगर उसने एक चीज लेकर बेच दी, उसको एडवांस लेके बेच दिया या बाद में बेच दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि आपने सब्सटेंस को देखना है ऑफेंस के। है कि इमरान खान साहब 1.5 साल से ज्यादा, मतलब साल से ऊपर हो गया उनको अंदर, आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन पहले दिन से क्यों नहीं की? आपके पास वो तहवील में मौजूद थे आपके पास, और ये लॉ है कि अगर यू अरेस्टेड one person in one case, then it will deemed to be an arrest in all the cases. आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? वही ऑफिसर है, वही तोशा खाना है, वही मिलिट्री सेक्रेटरी है, वही एडीसी है, वही पर्सनल सेक्रेटरी है। ये अगर आपका ऑफेंस, जिस तरह पहले 2 तोशा खाना जो है वो डस्टबिन में गए, तो वो अगर उनकी हद तक साबित नहीं हुआ या उनकी हद तक ये आया कि ये सरकार के लोग गलत बयानी कर रहे थे या ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं था, तो क्या उन्हीं लोगों की गवाही अब सफिशिएंट हो जाएगी? बट एक तासुर ये भी है कि जितनी बहुतात में घड़ियां वजारत उज़्मा संभालने में, मतलब इमरान, अगर मैं रिकॉर्ड देखूं, जस्ट गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड, कि जो बंदा इमरान खान साहब के स्टैचर का हो, ये भी मेरे लिए आई एम जस्ट सेइंग, बड़ा कैंडिड सी बात, आप पहला दौरा करते हैं, स्टेट विजिट करते हैं, उन्होंने शायद सऊदी अरेबिया का किया था, आप दौरे से वापस आते हैं, घड़ियां बेचना शुरू। मतलब जितने अल्लाह के फजल और करम में जितने भी साहिब हैसियत लोग होते हैं और जिनको अल्लाह इक़्तिदार बख्शता है, मुझे हैरत होती है कसम से खोसा साहब, और मैं यकीन मलिक साहब को कहूँगा, कोई पंजाबी में कहते हैं ना साढ़े जा मातड़ होवे कि यार जिसने पहली दफ़ा को महंगी घड़ी देखी हो तो उसको कहे यार फटाफट मैं इसको बेचूं, मैं पहन तो सकता नहीं हूँ, इसको फटाफट बेचो। वो पहली दफ़ा गए हैं, वापस आए हैं, आप उस रिकॉर्ड को देखें, दौरे से वापस आए हैं, घड़ियां बेचना शुरू, दौरे से वापस आए हैं, घड़ियां बेचना शुरू। ये भी बड़ी, आई वुड से, बड़ी अपसेटिंग बात है। ये तो मेरे ख्याल में हमें सबको एग्री करना चाहिए। खोसा साहब, व्हाट डू यू थिंक? मनीष साहब, इसमें अब 2 चीजें हैं। एक, लीगली क्या ये परमिसिबल है या नहीं है। वो शुक्र है अकील साहब ने ये एडमिट किया कि ये परमिसिबल है लीगली। एक इसकी मॉरली आई एग्री विद यू कि कम से कम आपके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको जो गिफ्ट्स मिलने चाहिए या वो खुद रख लें। बेचना या ये वो इस तरह की चीजें जरा पेटी लगती हैं, मगर शुक्र आप ये करें कि इन्होंने कोई ऑयल फील्ड्स नहीं बेची, कोई इन्होंने अपने महलात नहीं बना लिए कमीशन के अंदर, कोई इन्होंने
बाहर किसी मुल्क में अपने अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स नहीं बना लिए अनडिक्लेयर्ड कमीशंस के ऊपर। तो ये भी देखना चाहिए कि एक तरफ तो चोरियां उस लेवल की हैं कि जो समझ नहीं आती कि उनका स्केल कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, और दूसरी तरफ छोटी छोटी सी हैं जो बातें हैं, प्रूव भी हो जाए। ठीक है मलिक साहब, छोटी नन्ही सी ख्वाहिश है, गड़ियां हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ना फ्लैट है ना शेटोज हैं, हम तो गरीब लोग शेटोज के करीब भी नहीं जा सकते, लेकिन चलें छोटी छोटी चीजें हैं। जी बिल्कुल, 300 कनाल का जो घर है बनी गाला का, वो बहुत छोटा सा घर है, उसमें तो बिल्कुल ऑब्वियसली एक बंदे की रहने की जगह है। मैंने फ्लैट बेच के बनाया था, कह के सिफारशी पे बनवाया है। माजत के साथ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है मुनीब साहब, दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज केस अगेंस्ट हिम कि भाई आपने अंडर हैंड डीलिंग की, ब्रीफ केसों के साथ शहजाद अकबर ने वहां पे डीलिंग की, देन ऑब्वियसली आपने किस तरह रीड आउट किए पैसों को, फिर आपने एक यूनिवर्सिटी बनवाने की, वहां पे वो यूनिवर्सिटी बनवाई एंड सो फोर्थ, और किस तरह किसका फाइन कहां से हो गया। और ये मैं हैरान था आर्ग्यूमेंट्स पे वकील साहब के। मेरी स्पेशलाइजेशन है फ्रॉड, फाइनेंशियल क्राइम, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और वहां पे मैंने देखा कि उन्होंने, वकील साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिसेंटली केस लगा था, उन्होंने कहा जी ये क्योंकि पैसे जिसके थे उधर से उन्होंने डीफ्रीज किए और फिर यहाँ पे भिजवाए गए, भाई उसको वापस नहीं मिलते पैसे जिसके हैं। अगर आप अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, you can't give the money back to them. Yes, you can send it to the contracting हम इसके ऊपर किसी और दिन जरूर इस पे बात कर सकते हैं। मैं फिलहाल मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं जनाब बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब आपका और जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बहरहाल हालात सेंसिटिव हैं, बात भी सेंसिटिव हैं, नए केसेस बन रहे हैं, और उधर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद नए मामलात खुल रहे हैं, नए नेक्सस बरामद हो रहे हैं अडयाला जेल के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले खबर भी दी। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।